Hello friends, welcome to my channel. This is पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले साल या किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये वीडियो मैंने मेन जो है वो MTS एग्ज़ाम को मद्देनज़र बनाया है। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं इस सेशन में पढ़ूँगा, थॉरोली मैं पढ़ूँगा संविधान का विकास, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसमें मैं हाईलाइट भी कर दूँगा। और ये सेशन जो है वो पार्ट 1 है, और ये सेशन पार्ट 1 है, और इसी तरह हम पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे। ये सेशन लगातार देखने के बाद शायद आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो ध्यान से पढ़िए और देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा कौन से युद्ध में जीतने के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? तो 1774 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में। तो ये 1764 का बक्सर का युद्ध इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिससे जो है इंडिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? तो ये है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो संयुक्त रूप में। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का जो गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का ये है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये अभी तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बेसिकली अभी रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चल रहा है लाइन बाय लाइन, और उसके बाद देखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारत से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से अधिनियम के द्वारा जो है कुछ सीमाओं तक सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया?
तो 1833 का चार्टर अधिनियम किस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया? इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? तो 1857 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए खोल दिया गया या प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? तो 1857 1857 के चार्टर एक्ट द्वारा, चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? तो 1858 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद से आरंभ हुआ था। ओके, बेसिकली किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय शासन को कंपनी से लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया? तो 1858 के चार्टर अधिनियम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये VVI क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। 1857 के एक साल बाद ही ब्रिटिश की महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने भारत की सत्ता जो है अपने हाथों में सौंप दी थी। किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? तो 1858 का चार्टर अधिनियम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेशन। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों को भारत परिषद का सर्जन हुआ था? 15। ये पढ़ने की जरूरत नहीं, काफ़ी डीप हो जा रहा है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो 1858 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो 1858 1858 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1861 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1861 का भारत शासन अधिनियम। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये आप याद रखें, और इसको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी बार एग्ज़ाम में आते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति
किस अधिनियम से प्रदान की गई? तो 1861 का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1892 मतलब 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है वह 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा पारित किया गया। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में इस मार्ले मिंटो सुधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। तो 1909 में जो है कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि इन्हीं सब में से क्वेश्चन आएंगे और ज़रूर आएंगे। नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आए हुए हैं, और ये सब सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहली बार जो है मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम या 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, या मैं बार बार बोल रहा हूँ इसे मार्ले मिंटो सुधार भी जाना जाता है। तो क्या हुआ था इसमें? भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई? तो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रांतीय विधान परिषद में के आकार में वृद्धि की गई? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। याद रखिए 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया था। 1919 में जालियांवाला बाग भी हुआ था, 13 अप्रैल 1919। उस समय गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड। तो आप ये याद रखें, ये अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जालियांवाला बाग के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड थे उस समय। और 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम, या जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो प्रांतों में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखिएगा, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ये विधायिका कौन सी है? राज्य परिषद एवं केंद्र विधानसभा। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय पूछा गया है कि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या थी 60
और इनमें से कितने सदस्य जो है निर्वाचित थे, तो 34 सदस्य निर्वाचित थे। इनका कार्यकाल कितना होता था, तो 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 145। इनमें से कितने सदस्य जो निर्वाचित होते थे, तो 104। इनमें से कितने सदस्य मनोनीत होते थे, तो 41। इनका कार्यकाल कितना होता था, तो 3 वर्ष। इनका कार्यकाल हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि ये सब थोड़े डीप हैं, डीपली पूछे गए हैं, पर उनका कार्यकाल अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंटो सुधार 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो विधायिका विधायिका राज्य परिषद एवं केंद्र विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था, तो 3 वर्षों का। इन दोनों सदनों में एकमात्र अंतर था, बजट स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली यानी डायarchy का परिवर्तन किस किस शासन प्रणाली के अंतर्गत किया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें परिवर्तन किए गए थे द्वैध शासन के रूप को। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। दिस इज द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, हो सके तो एमटीएस इस बार में ही पूछा जाए कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप इसे ज़रूर नोट कर लें। चलिए, 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो 451। मैं बता दूं आपको, 1935 ईस्वी के अधिनियम को हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, तो हमें ये याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1935 ईस्वी में अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो 451। इसमें कितने प्रतिशत थे, 15 प्रतिशत थे इसमें। भारत की मिनी संविधान कौन से अधिनियम कहलाता है? भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1935 का भारत सरकार अधिनियम से हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं जो हूबहू डाली गई हैं, तो इसे हम संविधान का ब्लूप्रिंट या मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था, तो द्वैध शासन व्यवस्था को 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, द्वैध शासन को चलाया किसने था, तो सर्वप्रथम द्वैध शासन को चलाने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने ये द्वैध शासन चलाया था। रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब प्रस्तावित किया गया था, तो ये 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। यह अधिनियम कब स्वीकृत किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो 20 धाराएं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब तक जो है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, पर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इस बीच जो है शासन किसके द्वारा जो है चलाया जाता था, तो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही तब तक हमारा संविधान चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में
सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि किस किस योजना के द्वारा जो है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया गया 1947 में। तो वो है माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन प्लान भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना के तहत 1947 में भारत को सत्ता सौंपा गया, भारतीयों को सत्ता सौंपा गया। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दिस इज़ ऑल्सो अ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने ये जो पीडीएफ उठाया है तो इसमें सारे जो है चुने हुए जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यही सब मैंने एक कलेक्ट किया है, ठीक है। फिर भी इम्पॉर्टेंट में से भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो है वह हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं कहीं, ठीक है। तो आप एक बार सुबह में इसको देख ले और एक बार कभी और अगर टाइम मिले तो आप देख सकते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा, आपको किताब भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्ट 1 है बेसिकली, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इस तरह से संविधान जो है हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है, ठीक है। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। झंडा समिति की में अध्यक्ष कितने थे? अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, संविधान सभा। अब संविधान सभा तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप उसे ज़रूर देखिए, ज़रूर नोट करें, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। दिस इज़ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जो वीवीआई है उसमें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है। संविधान सभा के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राय। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था। भारत में संविधान सभा गठित करने के का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। सर्वप्रथम कहाँ थे हम लोग? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 1946 में, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, 1936 के फैजपुर। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या थी? तो 299। ये याद रखें, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप सोच रहे हैं कि सारे में मैंने येलो मार्क कर दिया है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। संविधान के पुनर्गठन
के फलस्वरूप जो है 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 या 299। ठीक है, तो चलिए, संविधान सभा में देसी रियासतों की के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक। संविधान के गठन की मांग 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की गठन मतलब संविधान सभा की में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे बंगाल से। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी एन राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सलाहकार संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और सदस्यों की संख्या 37। गठन डेट जो है कभी कभी पूछते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति के समझ जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव, जो फ्रंट पेज है प्रस्तावना जिसको बोलते हैं हम लोग प्रियम्बल, ये किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान जो है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ये तो सभी ने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय समिति। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के ऊपर कहानी है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, बट हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो है हमारे देश में आज़ादी जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता था। बट जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी की इसी परंपरा को कायम रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पर हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया, अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, वो था 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखिए, इसमें कंफ्यूज न होइएगा। हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, तथा कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये इंपॉर्टेंट है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, याद रखिएगा। संविधान सभा का चुनाव किस अधिकार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला अधिवेशन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। भारतीय संविधान के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये क्वेश्चन पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई स्टार मार्कर आप इसको रख सकते हैं, बेसिकली स्टार मार्कर रख सकते हैं आप। स्टार क्वेश्चन है ये। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और
395 अनुच्छेद थे। संविधान में कितने अध्याय थे? तो 22 अध्याय, 22 अनुसूचियां 8 और अनुच्छेद थे 395। ये जरूर याद रखें, 3 डाटा। संविधान में वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आज संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, परंतु उपधाराओं में आधार पर इनकी संख्या जो है 448 हो चुकी है। अच्छा, वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो बेसिकली अभी जो है अनुच्छेद की संख्या जो है 448 हो चुकी है। ठीक है, तो ये याद रखें, 448 हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, अभी 12 है। अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव के तहत। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। 1940 ईस्वी के ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव के तहत। तो पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था अगस्त प्रस्ताव के तहत। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था। भारत पर संविधान सभा के सदस्यों में अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ? तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1939 तक। संविधान का तीसरा वाचन इस तरह से है, आप पढ़ लीजिए पॉज करके ये पीडीएफ में। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष, अगर पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ और मैंने पहले से ये हाईलाइट करके रखा है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में कई बार ये पूछा गया है। तो संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन। ठीक है, 114 दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप कर, मतलब किस तरह से संविधान बनाया जाए, उसका रूप कैसा हो, मतलब उसका ढांचा स्ट्रक्चर कैसा हो। तो उस पर जो है 114 दिन की बहस के बाद ही समितियां गठित की गई और संविधान का निर्माण शुरू किया गया। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। पहले नई दिल्ली नहीं थी, दिल्ली थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। तो नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें।
और हाँ, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।